नमस्कार, मैं योगेश राणा। जैसे जैसे 2027 के लिए उत्तराखंड में राजनीतिक जमीन गरमाने लगी है, वैसे वैसे उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी बढ़ने लगी है। कोई एक बात की बेचैनी नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी बेचैनी है। कर्ण मेहरा की 2027 के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस की जमीन कैसे मजबूत की जाए, यह बेचैनी है। इसके अलावा जो कुछ और नेता है, उनकी अपनी अपनी तरह की बेचैनी है। कुछ विधायकों की तो बिल्कुल ही अलग तरह की बेचैनी है। ऐसा दिख रहा है जिस पर बात की जानी चाहिए। 30 अप्रैल को देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बड़ा आयोजन किया। देहरादून में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के सारे नेता शामिल हुए। एक साथ मंच पर बैठे, एक साथ एक के बाद एक भाषण दिया। भीड़ भी जुटी और दिल्ली से कुछ नेता आए भी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी आए, लेकिन जिनका आना बहुत जरूरी था वो इस बार भी नहीं आए। देहरादून में हुई इस रैली का नाम रखा गया संविधान बचाओ रैली। रैली का नाम जरूर संविधान बचाओ रैली रखा गया, लेकिन हकीकत में यह रैली 2027 में होने जा रहे उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की एक शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कैसी रह सकती है, इस पर यदि बात की जाए तो 3 बिंदुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला बिंदु, बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में इतना बड़ा आयोजन किया, इतनी बड़ी रैली की। माना यह गया कि कांग्रेस ने 2027 के लिए बिगुल बजा दिया है। चुनाव में अभी वैसे तो 1.5 साल दूरी है, लेकिन अगर देखें विधानसभा चुनाव की तैयारी 1 साल पहले तो वैसे ही राजनीतिक दल पूरी तरीके से शुरू ही कर देते हैं तैयारी, इसीलिए कांग्रेस ने भी शुरू कर ही दी है। लेकिन बड़ा सवाल उस वक्त बन गया जब पता चला इतनी बड़ी रैली उत्तराखंड कांग्रेस ने की और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आई ही नहीं और सह प्रभारी भी नहीं आए। वैसे भी कुमारी शैलजा उत्तराखंड में पता नहीं क्यों कम ही आती है। इसके विपरीत अगर देखें तो बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है वो तो करीब करीब देहरादून में ही रहते हैं, उत्तराखंड में ही रहते हैं। वो कहीं बिजी होगी ये माना जा सकता है, लेकिन प्रदेश प्रभारी की गैर मौजूदगी ने यह सवाल तो खड़ा ही कर दिया कि वो प्रदेश नेतृत्व को मजबूती देने क्यों नहीं आई, जबकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, जैसा कि मैंने कहा, छोटे मोटे आयोजन में देहरादून में दिखते ही रहते। आखिर प्रदेश नेतृत्व और हाईकमान के बीच में डोर का काम करने वाली, तालमेल का काम करने वाली प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड क्यों नहीं आती है? एक बार फिर यह सवाल उठ गया। यह सवाल तो किया ही जाएगा। अब दूसरी बात पर आते, रैली के दौरान कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के समर्थन में बड़े नारे लगा रहे थे। यह बात हर किसी ने नोटिस में ली। जाहिर सी बात है, रैली के खास मेहमान सचिन पायलट के ध्यान में भी यह बात आई, वो भी भाफ ही गए। उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर की असली समस्या क्या है, यही है। सचिन पायलट ने मंच से कह भी दिया, सत्ता में वापसी करनी है तो हमें एकजुट होना होगा। अब सचिन पायलट की इस बात को उत्तराखंड कांग्रेस के नेता कितना गंभीरता से लेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, तभी पता चलेगा। लेकिन सचिन पायलट ने जो सीख दी है वह उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को समझनी चाहिए। और रही दूसरी बात केवल उत्तराखंड कांग्रेस के एकजुट होने भर की ही नहीं है, इससे भी अलग कई सारे समीकरण हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। कर्ण मेहरा के सामने उत्तराखंड में पार्टी के सभी धड़ों को एकजुट करना एक चुनौती तो है, लेकिन इससे पहले भी कुछ और चुनौतियां हैं जो बार बार चर्चाओं में आती रहती है, उन पर बात होती रहती है। 2027 से पहले कुछ नेताओं और विधायकों के बीजेपी में जाने की चर्चाएं बार बार होती है, और ये चर्चाएं यूं ही नहीं होती है। कुछ फैक्ट भी सामने आ जाते हैं, कुछ बात सामने आ जाती है, कोई तस्वीर सामने आ जाती है, कोई बयान सामने आ जाता है। अभी हाल ही में द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में ही मंच से धामी जिंदाबाद के नारे लगवा दिए। इससे पहले भी वो बीजेपी सरकार के कई फैसलों की खुलेआम तारीफ कर चुके थे, खासकर धामी की तारीफ करते रहते हैं। वो धामी को लेकर कांग्रेस के जो विधायक है उनमें यह जो प्रेम बार बार दिखता है, यह केवल मदन सिंह बिष्ट में ही नहीं दिखता है। धारचूला से हरीश धामी और लोहाघाट से खुशहाल सिंह अधिकारी का नाम भी इस कतार में बार बार लिखा जाता रहता है। आप लोगों को याद ही होगा, इसी साल फरवरी में धारचूला के विधायक हरीश धामी ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। आपको याद होगा, हरीश धामी तो पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधानसभा की सीट तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और भी कई विधायक हैं जिनके परिवार के कुछ लोग पिछले कुछ समय में, कुछ माह में बीजेपी में शामिल हुए हैं, कुछ साल में।
इन बातों का राजनीति में गहरा मतलब होता है कि किस परिवार के लोग किस तरफ जा रहे हैं, खासकर उस स्थिति में जब कोई विधायक होता है किसी दल से। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। कांग्रेस के पास पिथौरागढ़ जैसे राजनीतिक मैदान भी है जहां पर कई सारी चिंताएं हैं, जहां का हल कांग्रेस क्या निकालने वाली है यह दिखता नहीं है। यह बार बार एक बड़ा सवाल उठता है। अभी निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ से कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर ने खुली बगावत की और कांग्रेस की उम्मीदवार के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, कांग्रेस को हरा भी दिया। बीजेपी जीत गई। कर्ण मेहरा और पिथौरागढ़ के विधायक के बीच में जो पाला खींचा हुआ है वह बहुत ही गंभीर लेवल तक खींचा हुआ है। इसका असर 2027 के चुनाव में नहीं दिखेगा, यह कैसे माना जा सकता है। कर्ण मेहरा का कहना है पिथौरागढ़ के विधायक को लेकर रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जा चुकी है, लेकिन हाईकमान कोई एक्शन ही नहीं करता है। लेकिन कोई ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बड़ी कार्रवाई हुई ही नहीं है अभी तक। इसीलिए सवाल यह है 2027 में पिथौरागढ़ का क्या गणित रहेगा, इस पर भी समझने की जरूरत होगी। कांग्रेस मयूख मेहर को टिकट देगी या फिर कर्ण मेहरा किसी अपने को टिकट दिला पाएंगे या किसी और को टिकट दिला पाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। पिथौरागढ़ एक महत्वपूर्ण सीट है। इन सब बातों के अलावा एक बात और है जिसकी बार बार चर्चा होती रहती है, खासकर हरीश रावत को केंद्र में रखकर। हरीश रावत ने वैसे तो कह दिया है वो 2027 में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सिटिंग विधायक होने के नाते उनकी पुत्री अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट मिल ही जाएगा, लेकिन हरीश रावत की राजनीतिक गतिविधियां जो मौजूदा समय में चल भी रही है और उनके जो दोनों बेटे हैं उनकी राजनीतिक गतिविधियों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि हरीश रावत केवल एक टिकट से राजी होने वाले नहीं है 2027 में। वो अपने दोनों बेटों को भी 2027 में राजनीतिक मैदान में उतारने की तैयारी में है। शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर के इन हालातों को भांप गए। वो अनुभवी नेता है, जाहिर सी बात है भांप ही जाएंगे। इसीलिए वो मंच से नेताओं को एकजुट होने की सीख देकर चले गए और उनकी इस सीख को अखबारों ने हेडलाइन बना दिया। सत्ता में वापसी करनी है तो एकजुट होना पड़ेगा। सचिन पायलट की इस एक लाइन की जो यह बात है इसमें बड़ा दम है। अगर उत्तराखंड कांग्रेस को के भीतर के समीकरणों को ध्यान में रखकर देखें तो आप याद कीजिए पिछले साल अप्रैल माह की बात है। उस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक बयान दिया था। उन्होंने पिथौरागढ़ में दावा किया कांग्रेस के सभी विधायक भाजपा में आना चाहते हैं। हालांकि ये उनका दावा है, इस तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से भी होते रहते हैं, लेकिन उस समय एक बात चर्चा में आई कि उपचुनाव की वजह से फिलहाल बीजेपी कोई फैसला नहीं ले पा रही है। बार बार चर्चा होती है कांग्रेस से कुछ विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता है उपचुनाव। बद्रीनाथ में बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को तोड़ लिया। दल बदल कानून के कारण राजेंद्र भंडारी की विधायकी चली गई, जिस कारण 6 माह के भीतर भीतर उपचुनाव जरूरी हो गया और बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरीके से हार गई, वह भी बद्रीनाथ जैसी उस सीट पर जिसको लेकर यह माना जाता है कि बीजेपी जिस राजनीति को मौजूदा समय में करती है वहां पर तो हारना नहीं चाहिए था। उसके बड़े संदेश चले गए देश के अन्य हिस्सों में भी। इस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा सबक ले लिया इस घटना से और माना यह जा रहा है कि उत्तराखंड में 2027 से पहले उस समय अवधि में कांग्रेस से कुछ लोगों को बीजेपी में लाया जा सकता है जब चुनाव 6 माह से कम की दूरी पर रह जाएगा, ताकि उपचुनाव का झंझट ही खत्म हो जाए। बीजेपी के भीतर ऐसी चर्चाएं होती रहती है। वैसे तो कर्ण मेहरा ने भी कहा है, उनके संपर्क में भी बीजेपी के कुछ लोग हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि मंत्री और पूर्व मंत्री भी उनके संपर्क में है। अब देखना होगा 2027 से पहले उत्तराखंड की राजनीति में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, कौन किसको अपने पाले में खींच पाता है, कौन किसके पाले में चला जाता है। लेकिन अगर पुराने अनुभवों को ध्यान में रखकर देखें तो कांग्रेस को चिंता अधिक हो सकती है। यह जो पाला बदलने की बातें होती रहती है इसको लेकर। नमस्कार, मैं योगेश राणा।